हेलो, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन। कौन जॉन मिल्टन का कंटेम्प्रेरी था, मतलब समकालीन था, और उसने लिखा था द वर्दी कम्युनिकेट। इट इज़ सेड दैट उसमें उसने कहा था हिज प्रोज कैन बी रीड इजीली, उनकी प्रोज आसानी से पढ़ी जा सकती है। वैन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडी, लेकिन जो मिल्टन की है उसको क्या करना है, हमें स्टडी करना है, अच्छे से अध्ययन करना है, उनके अच्छे से अध्ययन मतलब की जाएगी। ये किसने बोला था? जर्मी टेलर ने बोला था। याद रखना है, जॉन मिल्टन के समकालीन थे ये और उन्हीं का वर्क था ये द बर्थी कम्युनिकेट, 1660 में आया था। ओके, ही इज एसोसिएटेड, वो जुड़ा हुआ था विद लस्ट एंड वायलेंस, लस्ट से और वायलेंस से। ही रेन इन कोर्ट एंड पैलेस, उसने दरबार में और महलों में शासन किया है। हु इज़ ही, कौन था? ये था बिलाल। बिलाल कौन था? सैटर्न का फॉलोअर ही था वो, सैटर्न की साइड था। पैराडाइज लॉस्ट की बात है ये। और मैंने इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताया था, अगर ये क्वेश्चन आता है हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल, फॉलन एंजल की जो लाइन थी उसमें सबसे लास्ट कौन है? तो वो भी बिलाल ही था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, फॉर दिस इन्फर्नल पिट शैल नेवर होल्ड सेलेस्टियल स्पिरिट इन बॉन्डेज। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस इन्फर्नल पिट मतलब इस राक्षसी पिट के लिए, शैल नेवर होल्ड नहीं पकड़ेंगे कभी भी, किसको, किस पे होल्ड नहीं करेंगे? सेलेस्टियल स्पिरिट पे, इन बॉन्डेज मतलब बॉन्ड में, बंधन में। ये लाइन कहाँ पे आती है? ये भी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, याद रखना है आपको। ओके, और अगर ये क्वेश्चन आता है कि मिल्टन का फेवरेट कौन सा था, तो मिल्टन का फेवरेट पैराडाइज रीगेन था। ओके, नेक्स्ट, लेट नन एडमायर दैट रिचेज ग्रो इन हेल, मतलब कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई द रिचेज ग्रो इन हेल, जो भी धन, जो रिचेज मतलब रिचेज है, वेल्थ है, जो ओरिजिनेट होती है किससे? हेल में। हेल में मतलब करप्ट एक्शन से या इमोरल एक्शन से। दैट सोइल में बेस्ट डिजर्व द प्रीसियस वेन, तो क्या कहने का मतलब यहाँ पे, जो भी इस तरह की जो वहाँ पे मतलब रिचेज ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे इविल होता है मतलब बुराइयाँ होती हैं, जैसे कि हेल में, ये एक मोस्ट सुटेबल इन्वायरमेंट हो सकता है क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए वैल्यूबल, लेकिन फिर भी वो क्या रहेगा? एक हार्मफुल रिवॉर्ड रहेगा, मतलब प्रशंसनीय नहीं रहेगा। ये लाइन कहाँ पर आती है? ये लाइन भी पैराडाइज लॉस्ट की है। ओके, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन प्रेजेंट करता है द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन 2 स्टेज इन बुक्स। कौन कौन सी बुक में फॉल ऑफ मैन का एक्शन प्रेजेंट किया है? बुक नंबर 4 एंड 9। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन ऑफ द क्लर्जी इन द इंग्लिश चर्च। हमें ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन पे जो अटैक है ऑफ द क्लर्जी इन द इंग्लिश चर्च, इंग्लिश चर्च में क्लर्जी के अगेंस्ट, एंड ए प्ली फॉर डेमोक्रेसी, और एक प्ली रखी थी, अपनी बात रखी थी किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, चर्च के स्ट्रक्चर में वो किसने रखी थी? वो मिल्टन ने ही ना, मिल्टन ने लिखे थे, लगभग 5 ट्रैक्ट लिखे थे अपोज करते हुए किसको? द गवर्नमेंट ऑफ ए चर्च बाय बिशप, उनके अगेंस्ट। ओके, तो उसी में से एक ट्रैक्ट है ये, ऑफ रिफॉर्मेशन, 1641 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनामेड वर्जन इज एन अटैक। एनामेड वर्जन एक अटैक है उन्हें करेक्टर राइटर किस पे है? बिशप हॉल पे है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, जॉन मिल्टन का ही ट्रैक्ट है ये, जो उन्होंने ट्रैक्ट लिखे थे उन्हीं में से एक ये भी है। एनामेड वर्जन अगर आप गूगल करोगे इसका मतलब निंदा ही है। किसने मतलब निंदा की है अपने इस ट्रैक्ट में? ट्रैक्ट का नाम ही है, उसमें अटैक किया है एक करेक्टर पे। किस पे किया है? बिशप हॉल पे। ओके, याद रखना है, चर्च गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही था वो ट्रैक्ट उनकी। और मतलब वो जो मिल्टन थे वो चाहते थे एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सारे रूल्स रेगुलेशन चर्च के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाए। ओके, विच ट्रैक्ट रिकमेंड, कौन सा ट्रैक्ट रिकमेंड करता है फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट?
कौन सा ट्रैक्ट रिकमेंड करता है किसके लिए? सेपरेशन, अलगाव के लिए, चर्च का और स्टेट का। इट्स ए लॉन्ग इक्वेलिस्टिकल ट्रैक्ट, एक लंबा सा ट्रैक्ट है जिसमें सेपरेशन होता है। तो द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, जॉन मिल्टन का ही ट्रैक्ट है ये, ट्रैक्ट है मतलब। हु इज़ द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन, किसने लिखा है? कौन राइटर है एसे ऑन मिल्टन का? मैकॉले। ओके, नेक्स्ट। ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन ए पार्ट? किस पोएम का जो है एक जो नीचे लाइन दी गई है ये पार्ट है, ये बताना है। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट सेल बर्न। फॉर देम, उनके लिए, नो मोर, कोई अब कोई और नहीं, हार्ट जलेगा मतलब रोएगा, अब उनके लिए कोई हृदय अब उनके लिए नहीं रोएगा। ये लाइन कहाँ से है? लिसिडस, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। किसको डेडिकेट करते हुए लिखी थी उन्होंने? एडवर्ड किंग को, उनके ही फ्रेंड थे। ओके, नेक्स्ट। व्हेन सैटर्न सेज, जब सैटर्न कहता है, ओ माइरेट्स ऑफ इमोर्टल स्पिरिट, ओ पावर्स मैचलेस, बट विद द ऑलमाइटी एंड दैट strife was not inglorious, though the event was dire, as this place testify in Paradise Lost. Book first. He is addressing his, वो किसको एड्रेस कर रहा है? ये सैटर्न है, सैटर्न है अपने फॉलोअर्स को एड्रेस करता है। वो और उनको एड्रेस करते हुए बोलता है, उनकी पहले तो प्रशंसा करता है, उनकी प्रेज करता है और क्लेम करता है कि नन सेव द ऑलमाइटी कुड हैव मैच देयर स्ट्रेंथ, मतलब वो जितनी स्ट्रेंथ उनके पास है ना, किसके पास? उनके जो सैटर्न के फॉलोअर्स थे, वो उनको संबोधित कर रहा है, उनको संबोधित करते हुए बोल रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है कि जितनी आप लोगों के पास मिलके स्ट्रेंथ है ना, इतनी उस ऑलमाइटी, ऑलमाइटी कौन? गॉड, उसके पास नहीं है, उससे मैच नहीं कर सकती आपकी स्ट्रेंथ। और वो क्लेम करता है कि इस बात को बिलीव करना मुश्किल नहीं है कि जो फॉलन एंजल है वो क्या कर लेंगे? फिर से चढ़ाई करेंगे, कहाँ पे? हेवन की। और क्या करेंगे? रिगेन देयर राइटफुल पोजीशन, और वहाँ पे क्या करेंगे? अपने जो उनकी सही पोजीशन है उसको प्राप्त करेंगे, मतलब अपनी पोजीशन के लिए वो क्या करेंगे? लड़ेंगे, उनके पास बहुत स्ट्रेंथ है। इस तरह से जो है सैटर्न अपने फॉलोअर्स को एड्रेस करता है। ओके, नेक्स्ट। व्हाट डज मिल्टन मीन बाय द वर्ड फर्मामेंट? मिल्टन का क्या मतलब है जब वो वर्ड बोलते हैं फर्मामेंट इन द लाइन? इस लाइन में, किस लाइन में? देखो पढ़ती हूँ मैं भी इसको। नाउ ग्लो द फर्मामेंट विथ लिविंग सफायर। नाउ ग्लो, अब ग्लो करो किससे? फर्मामेंट। फर्मामेंट का मतलब होता है हेवन, स्काई। किससे ग्लो करो मतलब चमको, चमकाओ, किसको? फर्मामेंट को, स्काई को। किससे? लिविंग सफायर से। सफायर तो आपको पता है नीलमणि को बोलते हैं। हेस्परस बोलते हैं जो वो होता है प्लैनेट, सुना है ना आपने? प्लैनेट वेन्यू को बोलते हैं। दैट लेड, जो क्या करता है? जिसने मतलब नेतृत्व किया है इस फर्मामेंट को, इस स्काई को क्या करो? ग्लो करो। तो ये मिल्टन का इस मतलब इस लाइन में मिल्टन का जो मीनिंग है फर्मामेंट से, वो किससे मतलब है? स्काई से। ओके, नेक्स्ट। द फॉल ऑफ सैटर्न एज डेपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर। जो सैटर्न का फॉल है वो वर्णित किया गया है बुक फर्स्ट में पैराडाइज लॉस्ट की, वो मतलब कितने दिन तक रहा, ये बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि सैटर्न को कास्ट आउट कर दिया गया था। कहाँ से? हेवन से। तो वो अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने दल के साथ इकट्ठा हुआ और 9 डेज तक ना वे क्या हुए? रहे ऑन द लेक ऑफ फायर के लेक पे रहे। और वहाँ से फिर उन्होंने क्या किया? फिर से अपना वही रिगेन किया कॉन्शियसनेस को, चेतना को, टू फाइंड देमसेल्फ इन हेल। खुद को फिर मतलब अपनी स्ट्रेंथ को गैदर किया, अपनी कॉन्शियसनेस को कि हाँ हम कर लेंगे, हम मतलब उनसे अपना क्या लेंगे? बदला लेंगे गॉड से। और ऐसे करके मतलब वो फिर हेल में आए। तो कितने डेज रहे वो वहाँ पे? 9 डेज, याद रखना है। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट,
अगर एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हो पोइट्स की, तो मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। तो मिल्टन और शेक्सपियर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश नेशन को। वो सेड, किसने कहा, मार्क पैटिसन ने बोला। ओके नेक्स्ट, मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड विथ टू ग्रेट एपिक पोएट ऑफ द वर्ल्ड। मिल्टन जो है राइटली और जुडिशियसली क्लासीफाई किए गए, बांटे गए किन दो पोइट के बीच में, वर्ल्ड के, होमर एंड वर्जिल। ये स्टेटमेंट किसका है, प्रोफेसर डॉब्सन का है। ओके नेक्स्ट, द आइलैंड फेरेसिस होल्ड्स अप, जो आइलैंड फेरेसिस है वो होल्ड करती है एक पिक्चर ऑफ द वेल्थी क्लास। जो वेल्थी क्लास है ना वो रूल कर रही थी, तो किस पे रूल कर रही थी, ओवर द पुअर क्लास। पुअर क्लास पर उनको क्या कर रही थी, फैटनिंग ऑन देम, मतलब उनको दबा रही थी। तो ये मतलब आपको याद रखना है, जैसे हमने आप देखा होगा कार्लसवर्दी के प्ले से ये आ जाती है थीम वगैरह, किस प्ले की थीम क्या है। तो याद रखना है कि जो आइलैंड फेरेसिस है उसमें क्या किया है, वेल्थी क्लास ने पुअर क्लास के ऊपर क्या किया है, रूल किया है, शासन किया है। ये आया कब था, याद रखना है 1904 में आया था। ओके, और अगर हम इसकी बात करें तो ये फर्स्ट नॉवेल है जो जॉन कार्लसवर्दी ने पब्लिश किया था अंडर हिज ओन नेम, अपने नाम से। इससे पहले मतलब जो वर्क थे वो उनके सिडोनेम से आते थे। जॉन कार्लसवर्दी का क्या नाम था, जॉन सिन जॉन, उस नाम से अपने वर्क पब्लिश करते थे। ये ऐसा फर्स्ट वर्क है उनका जिसमें कार्लसवर्दी का अपना मतलब खुद का नेम था। और कार्लसवर्दी 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि कार्लसवर्दी कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो याद रखेंगे 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। और कार्लसवर्दी ने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली है, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। लिटरेचर अपने आप में एक रिवार्ड है, इसलिए उन्हें किसी और अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, इट इज़ द सेम विद द डॉग्स। ये बिल्कुल डॉग्स के साथ भी है। इफ़ यू ट्रीट दैम विद काइंडनेस, अगर आप उन्हें काइंडनेस के साथ डील करते हो, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, वे तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। बट टू सेट दैम अप अलोन, लेकिन आप उन्हें क्या करो, चुप करो, इट ओनली मेक दैम सैवेज, वो उन्हें क्या बनाएगा, सैवेज बनाएगा, मतलब जंगली, बारबरस बनाएगा। ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन जस्टिस की है। ओके याद रखेंगे, जस्टिस की किसका प्ले था, कार्लसवर्दी का, 1910 में आया था। और इसका टाइटल ही आयरोनिकल है क्योंकि जस्टिस प्ले में जस्टिस ही नहीं मिलता फॉल्डर को। ओके नेक्स्ट, द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज़, जो ग्रेट थिंग है प्यार के बारे में, इज़ दैट, वो ये है कि ईच शुड नो वॉट द अदर वांट्स एट द मोमेंट, कि मतलब दोनों में से मतलब हर किसी को पता होता है कि उस टाइम पे उसी मोमेंट पे दूसरा बंदा क्या चाहता है, ये पता होता है। ये अच्छी बात है अबाउट लव। ये लाइन कहाँ पे आई है, ये लाइन द रूफ की है। द रूफ किसका है, कार्लसवर्दी का ही है। कार्लसवर्दी के जो प्ले हैं उनसे जो भी एक एक दो इम्पोर्टेंट कोट है वो सारी कहीं ना कहीं मतलब सारी वीडियोस में आ जाएंगी, जिससे हम धीरे धीरे कार्लसवर्दी के बारे में भी चीज़ें पढ़ लेंगे। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑल दीज लॉफ्ट आइडियाज़। व्हाट इज़ द यूज, क्या यूज है इन आइडियाज़ का, दैट यू कांट लिव अप टू, जिन्हें तुम अपनी लाइफ में मतलब जिनके साथ तुम रह नहीं सकते आइडियाज़ के साथ, जैसे कि लाइबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता, डेमोक्रेसी। सी देखो, व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर, क्या होता है इनके लिए लड़ने से, फाइटिंग फॉर देम, इन सब के लड़ने से क्या होता है, मतलब यह कहने के बाद कि जैसे हम बोलते हैं ना कि सब कहने की तो होता है, जब हम रियल लाइफ में देखते हैं तो हम इनका इतना यूज़ नहीं कर पाते। तो वेयर डू दीज लाइन अपेयर, ये लाइन कहाँ पे आती है, ये लाइन विंडोज़ की है। ओके, और थोड़ा सा विंडो का समरी पढ़ लेना, कार्लसवर्दी का ही है, इतना इंपॉर्टेंट तो वर्क नहीं है, लेकिन 10-12 क्वेश्चन तो आते हैं कार्लसवर्दी से, तो थोड़ा बहुत तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो याद रखना आपको, ये उन्होंने बोला है विंडोज़ में, कार्लसवर्दी ने। हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, कितनी बीस्टली होती हैं, जंगली होती है ना वुमेन एक दूसरे के लिए, कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, बस ऐसा ही कुछ बोला है इसमें। ये लाइन कहाँ पे आई है, ये भी विंडोज़ की है। ओके, वी हैव टू लव
हमें प्यार करना है बिकॉज वी लव लव यू, कि हमें अच्छा लगता है प्यार करना। ये लाइन कहाँ पे है? ए बिट ऑफ लव, ये भी गाल्सवर्दी का वर्क है। नेक्स्ट, देर इज़ नथिंग दैट गिव्स मोर करेज। देर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अधिक करेज देता हो देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स। हम जब चीज़ों की देखते हैं ना आयरनी होते हुए, इससे ज़्यादा करेज हमें कभी भी नहीं मिलता। ये लाइन कहाँ पे है? ये लाइन है पिजन की। ओके, याद रखना है आपको, पिजन की लाइन है ये। नेक्स्ट, एजुकेशन इज सिंपली रुइनिंग द लोअर क्लास। एजुकेशन क्या कर रही है? सिंपली रुइन कर रही है, मतलब बर्बाद कर रही है लोअर क्लास को। शिक्षा, इट अनसेटल देम, ये उन्हें अनसेटल कर देती है। एंड दैट इज़ द बेस्ट फॉर अस, और यही सबसे बुरी बात है। आई सी एन इनॉर्मस डिफरेंस, मैं देख सकता हूँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट। किसके? सर्वेंट के मैनर में। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई मान लो वो कर लेता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, तो फिर वो क्या करेगा? उसे थोड़े जो वैसे काम होंगे, सफाई करना, सफाई कर्मचारी कुछ इस तरह के, तो उसे वो क्या लगेंगे? छोटे लगेंगे ना। वो ये काम करना पसंद नहीं करेगा, उसे लगेगा मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मैं तो काफ़ी एजुकेटेड हूँ। तो बस इसमें यही बोल रहे हैं वो सिल्वर बॉक्स में गाल्सवर्दी कि एजुकेशन क्या कर रही है ना, सिंपली रुइन कर रही है लोअर क्लास को। फिर वो उन्हें क्या कर देती है? अनसेटल, उन्हें कहीं सेटल नहीं होने देती। ओके, नेक्स्ट, गाल्सवर्दी क्या है? एक स्क्रिप्टसली इम्पार्शियल, वो जो है इम्पार्शियल है, मतलब ही नेवर लोड्स द डाइस, ही diagnoses the disease rather than prescribe a remedy। कहने का मतलब ये है कि गाल्सवर्दी इम्पार्शियल है, मतलब भेदभाव नहीं करते। वो ही नेवर लोड्स द डाइस, वो क्या करते हैं? वो बीमारी का ना, डिसीज़ का, उसका निदान करते हैं। rather than prescribe a remedy, मतलब इलाज को, उसको रेमेडी मतलब दवाई बताने की बजाय ना, इलाज बताने की बजाय वो उस डिसीज़ का ही क्या कर देते हैं? निदान कर देते हैं उस बीमारी का। बट अंडरनीथ, बट इसके नीचे क्या होता है? द सरफेस डिटैचमेंट बर्न ए वेहीमेंट पिटी। लेकिन इसके नीचे क्या होता है? एक दया की भावना हमारी क्या हो जाती है? वेहीमेंट मतलब भावना, फीलिंग, पिटी फॉर द विक्टिम ऑफ सर्कमटेंसेस, जो परिस्थितियों के क्या बन जाते हैं? शिकार बन जाते हैं। ये कमेंट किसका है? ये कमेंट है हडसन का, याद रखेंगे। ओके, मतलब जैसे आपने देखा होगा गाल्सवर्दी ने सोशल ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, तो वो ट्रेजेडीज़ में अपने दिखाते हैं किस तरह से इंग्लिश जो लीगल सिस्टम है किस तरह से अनजस्टिफाई रहता है पुअर लोगों के साथ। इस तरह का उन्होंने किया है ना, उनके वर्क इसी तरह के हैं, तो इसलिए हडसन ने इनके लिए ये लाइन बोली है। ओके, इन क्यूनोवेला रिफर क्या होता है? मतलब इसका ये रिफ़र करता है बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501, उन मतलब उन प्रिंटेड वर्क को जो पब्लिश हुआ है किससे पहले? 1501 से पहले। ओके, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्म, इनमें से कौन सा टर्म है गिवन टू द फिक्शनल राइटिंग, जो फिक्शनल राइटिंग को दिया गया है विथ सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टमेटिकली ड्रॉ अटेंशन, जो कॉन्शियसली और सिस्टमेटिकली अटेंशन हमारा ड्रॉ करती है, खींचती है हमारा ध्यान टू इट्स स्टेटस, इसके स्टेटस पर एज एन आर्टिफैक्ट, आर्टिफिशियल होता है ना, ऐसे आर्टिफैक्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चन पोज करने में अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी, किसके बीच में? फिक्शन और रियलिटी के बीच में। वो है इसके किसके लिए बोला है टर्म? ये बोला है मेटाफिक्शन के लिए। ओके, थैंक यू।